तो हमको देखो कोलिजन स्टार्ट कर दिया था। हाँ हाँ हो गया था ना, कोलिजन तो स्टार्ट हो गया था, हमने एग्जांपल भी किए थे कुछ जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम हमने कंजर्वेशन लगाया था। तो देखो ये क्वेश्चन है कि एक फिक्स हमारे पास में ये है वेज, एक फिक्स वेज, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स यहाँ की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, मतलब कि वी आर पुलिंग द यू नो ब्लॉक विद एक्सेलरेशन ए, और सेंटर सिलेंडर इन ए फिक्स पोजीशन। ओके, इसके ऊपर एक वो रखा हुआ है ना, सिलेंडर रखा हुआ है, और बोला है कि सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। ये इसका सेंटर है, सपोज इसका सेंटर को मैंने बोल दिया सी, तो हमें बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ सी 0 होना चाहिए, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ए। बताओ कैसे करोगे, हाउ? हाँ भाई, अरे बताओ कोई तो। एनी आइडिया कैसे करेंगे? देखो ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो भी अपना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा मेरे पास में, बताओ? ट्यूसडे को क्लास हुआ था कोलिजन, सर, एंगुलर मोमेंटम, हुआ था, मैं एब्सेंट था इसकी बात। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कोलिजन वाला पार्ट स्टार्ट किया था, आज उसी को आगे करेंगे, वो बताया लगता है। ठीक है। अब देखो अगर इसके ऊपर mg sin थीटा यहाँ लग रहा है और मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 करना है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगना चाहिए, यहाँ की तरफ। हाँ सर, होना चाहिए ना, और फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, mg sin थीटा। क्यों? फ्रिक्शन शुड बी mg sin थीटा बिकॉज क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द सी है वो कितना दिया हुआ है, 0। तो जो कहते हैं सिलेंडर पे टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं मेरे ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दूं, तो अब मैं लेता हूँ टॉर्क अबाउट सी, तो ना ही mg sin थीटा का आएगा, ना ही mg cos थीटा का आएगा, ना ही नॉर्मल का आएगा। किसका आएगा टॉर्क? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन इनटू आर, ये बन गया टॉर्क। दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, इसने दिया हुआ है सिलेंडर है, तो अपने पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, mg sin थीटा इंटू आर, आई हो जाएगा mr²। अब सॉलिड है कि यार होलो है, ये तो लिखा नहीं हुआ, चलो हम मान लेते सॉलिड है, mr²/2 इंटू अल्फा। ओके, तो यहां से मैं अल्फा आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक आर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 2g sin थीटा, राइट। हाँ सर, अब उसने बोला है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब कि ये तो तुम्हारा रखा हुआ है प्लैंक, इसके इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की तरफ, ए, ये हमारे पास में है ये वाला क्या बोलते हैं सिलेंडर, इसका जो अल्फा है वो ऐसा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड कितना आएगा, अल्फा इंटू आर। तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि नो स्लिपिंग, तो अल्फा इंटू आर शुड बी इक्वल टू ए। तो अल्फा आर की वैल्यू कितनी है, 2g sin थीटा, तो ये जो हमारा ए है दिस हैज टू बी 2g sin थीटा। सूडो फोर्स नहीं लगेगा क्या? क्यों लगाना, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं ना मैं तो पूरा, मैंने जो भी इसका एक्सटेंशन लिखा ग्राउंड फ्रेम में लिखा ना, ये जो मैंने लिखा ए सी इक्वल टू 0, ये किसके फ्रेम में लिखा है, ग्राउंड फ्रेम। तो अब ग्राउंड फ्रेम में, तो क्या दिक्कत है, सूडो फोर्स में लगाना।
हाँ सर। आई एम सॉल्व। ओके, फिर क्वेश्चन 29। 29 में वो बोल रहा है कि सिलेंडर है जिसका मास m है, रोटेट कर रहा है और जेंटली उसको उसके ऊपर रख दिया और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। ओके, ये ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा। ये मेरे पास एक सिलेंडर को मैंने चुपचाप इसके ऊपर रख दिया, इसके पास में अल्फा है और जो अल्फा है वो नहीं, इसके पास ओमेगा है और जो ओमेगा है वो इस साइड वाला है, ये ऐसे वाला। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा ना वेलोसिटी। और यहाँ वाला पॉइंट कैसा है, स्टेशनरी। तो बताओ ना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसके ऊपर, स्लिपिंग हो रही है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, स्लिपिंग हो रही है तो कितना होता है फ्रिक्शन, म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। अब तुमको म्यू की वैल्यू दी हुई है और थीटा भी दिया हुआ है, तो बताओ मैं एम जी साइन थीटा कितना बन जाएगा, एम जी बाई 2, क्योंकि थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। म्यू की वैल्यू दी हुई है 1/√3, एम जी √3/2। तो हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, mg/2। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, सपोज सी ए सी इक्वल टू 0, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। मतलब कि सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा है, बस ये घूमते जा रहा है ऐसे। तो क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, नहीं। नहीं, तो इट कैन नेवर गो अपवर्ड, ऑप्शन डी। बस सब में यही लिखा है ना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास 0 आ गया। हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना। और अच्छा। चलो आगे आते हैं। अब हम करते हैं, कोलिजन कर रहे थे ना, तो लास्ट क्लास में हमने जो कोलिजन किए थे उसमें तुमको इम्पल्स वाला मैंने कुछ बताया था ना, कि इम्पल्स क्या होता है। क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। सपोज एक तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट है, मास m है, इसको तुमने इम्पल्स दे दिया j, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे ना कि j इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन अपना मोमेंटम m इंटू वी। तो जो v है, v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, j/m, राइट, अगर इतना इम्पल्स दोगे तो। ओके, सपोज एक पार्टिकल है, वो यहाँ पे जा रहा है, वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 हो गया, मास m, ठीक है। यहाँ से तुम ये कर दिया, बताओ तुमने उसको और कितना इम्पल्स दिया और कहाँ की तरफ, तुमको दिया हुआ है v2 इज ग्रेटर देन v1, तो इम्पल्स कहाँ की तरफ दिया, लेफ्ट में या राइट में, राइट में। भाई देखो उसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया है ना, क्योंकि मैंने दिया हुआ है v2 बड़ा है, तो v2 बड़ा है तो तुमने यहाँ की तरफ उसको इम्पल्स दिया, तो क्या मतलब हो जाएगा, इम्पल्स का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो mv2 माइनस mv1 शुड बी इक्वल टू j। तो ये तो हो गया लीनियर इम्पल्स बोल देते हैं। लीनियर इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं j से। वैसे ही हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर इम्पल्स का मतलब हो जाएगा L से रिप्रेजेंट कर, नहीं L से, इसको एंगुलर इम्पल्स को यार, इसको इसके लिए कोई सिंबल नहीं है एक्चुअली, जैसे उसके लिए वो था ना J। तो एंगुलर इम्पल्स, जैसे हमको पता है कि इम्पल्स क्या होता है, J होता है F इंटू dt,
ये होता है ना। यस सर। अगर मैं इसको क्रॉस आर कर दूं कि आर क्रॉस दिस, तो ऐसा कर सकता हूं। तो अब ये क्या बन गया, आर क्रॉस एफ इंटू डी टी। ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क, टॉर्क इंटू डी टी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। और एंगुलर इम्पल्स क्या बन जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम वाली जो चीजें होती है ना, बस उसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर। जैसे कि उसके अंदर फोर्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, टॉर्क। उसके अंदर तुम्हारे पास में ये आता है, क्या बोलते हैं, फोर्स, यहाँ टॉर्क। जैसे इक्वेशन थी ना कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डीएल बाई डी टी। तुम्हारा डीएल क्या बन जाएगा, टॉर्क इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो। ये एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स बताता है कि सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो दोनों सिमिलर ही हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है ना। एक अपना डिस्टेंस ही तो एक्स्ट्रा आता है इसमें। तो बताओ, अगर किसी सिस्टम पे एंगुलर इम्पल्स 0 है तो क्या होगा, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, नहीं। 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 ठीक है, तो हमको इन चीजों को देखना है कि कहाँ पे एंगुलर इम्पल्स लग रहा है, कहाँ पे एंगुलर इम्पल्स इंटरनल है, कहाँ पे एक्सटर्नल है। तो ये चीजें हमको देखनी है। तो देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसको यहां से हिंज किया हुआ है। इट कैन ओनली रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, सर्कुलर मोशन हो सकता है। ठीक है, मास m, लेंथ x। एक पार्टिकल है, इसका यहाँ पे होगा ना सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ पे कहीं होगा अपने L/2 पे। एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसका मास बोल दो कैपिटल है, इसका मास बोल दिया स्मॉल m। और ये वेलोसिटी v से आके इसके ऊपर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करेगा तो रॉड की कहाँ जाने की टेंडेंसी है, राइट। राइट हैंड साइड में जाने की टेंडेंसी है। ठीक है ना, फोर्स लगाएगा ना। ओके, और मुझे दिया हुआ है कि E इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m एंड ओमेगा ऑफ रॉड। तो पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। तुम सोचो एक बार, क्या होगा, कहीं पे एक रॉड ऐसे हैंग किया हुआ है, तुमने एक बॉल को फेंक के मारा उसके ऊपर, क्या होगा, रोटेशन होगा। जो रॉड है उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, इट कैन ओनली रोटेट, है ना। और पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है वो कैसा है, वो ये वाला है ना, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन। और ये जो रॉड है, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, इसी लाइन के लोग लगाएगी नॉर्मल फोर्स। तो पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो, और कहाँ कहाँ पे फोर्स लगेंगे, क्या पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, भाई जब भी एक कोलिजन होती है तो हम चेक करते हैं ना कि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स होगा तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सा है, रेंज का है तो। हिंज। हिंज तो फोर्स लगाएगी ना, मैंने इसको अपने दीवार पे हैंग किया हुआ है, तो हिंज विल अप्लाई फोर्स, हिंज विल अप्लाई force. So linear momentum of system will not be conserved. पहली बात तो ये है। अब और बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं मेरे ऑब्जर्वर को इसके ऊपर ही बिठा दूं,
अब मैं बात करता हूँ टॉर्क अबाउट ओ, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। बताओ इस पॉइंट के अबाउट में क्या किसी का आएगा टॉर्क पूरे सिस्टम पे? भाई हिंज फोर्स तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नहीं। उसका टॉर्क 0 बन गया। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया और जो बॉल थी उसने इसके ऊपर यहाँ लगाया, ठीक है? तो वो तो इंटरनल फोर्स बन गया, उनका टॉर्क कितना हो गया 0। एक का क्लॉकवाइज आएगा, एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलूंगा टॉर्क अबाउट ओ इज 0, सो मैं आई कैन से एंगुलर मोमेंटम of system about O will be constant because about O there are no external torque of any force. ठीक है? हाँ भाई, अरे देखो आराम आराम से एक एक स्टेटमेंट को देखना है। अब देखो, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देता हूं, तो मैंने लिखा इनिशियली एल आई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास। रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है इनिशियली? स्टेशनरी है रॉड, 0, तो 0। मास का कितना है? मास का वेलोसिटी v है, मास m है और यहां से उसका डिस्टेंस है l, तो क्या बन जाएगा? पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVL। r क्रॉस p होता है ना, तो r और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो क्या बन जाएगा m v इंटू l। तो ये तो मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन में इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया डायग्राम को। आफ्टर, ये देखो ये जो रॉड है इसके पास तो ओमेगा ही आएगा, क्यों? इसको मैंने एक पॉइंट से हिंज किया हुआ है, तो ये तो बस कहते सर्कुलर मोशन ही कर सकता है ना। तो सपोज इसके पास में अपने में ओमेगा आ गया, और ये जो मास है सपोज इसका यहाँ की तरफ जो अपना वेलोसिटी है वो हो गया v डैश आफ्टर कोलिजन। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना हो जाएगा? L फाइनल। बताओ रॉड का कितना हो जाएगा? एक रॉड है जो कि O के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, I omega. आई ओमेगा, ठीक है? क्या होता है आई ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा मास का? m v डैश इंटू l, वो तो उसी लाइन में जा रहा है ना। हाँ, ओके, तो अब मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम को तो मुझे क्या करना है, कंजर्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वी एल शुड बी इक्वल टू एम वी डैश एल प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है? इक्वेशन 2। अब मैं इसको काम में लेता हूं, E इक्वल टू 1, क्या मतलब होता है E इक्वल टू 1 का? energy loss. नहीं नहीं, एनर्जी लॉस नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 था, इसका v था, तो हमारा अप्रोच कितना बन गया v। अब सेपरेशन, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना आएगा ओमेगा इंटू एल ना, क्योंकि वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है v डैश, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बन जाएगा ओमेगा एल माइनस v डैश, इसकी वैल्यू दी हुई है 1। अब फ्रॉम 2 and 3 you can get ओमेगा एंड v डैश, क्योंकि हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो। हाँ, ठीक है? तो देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, मैं नहीं लगा सकता।
फिर मैं चेक करूंगा क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट में लीनियर मोमेंट ने क्या बोलते हैं अपना सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है वो 0 है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया, तो मैंने बोला ठीक है ये तो अच्छी बात हो गई, उसी पॉइंट के अबाउट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने एंगुलर मोमेंटम इनिशियल लिखा, फाइनल लिखा, उन दोनों को इक्वल किया, और फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उन दोनों को सेम कर दिया। अब उसके बाद तो कैलकुलेशन है वो तुम अपने आप कर लेना। ओके ठीक है। हाँ भाई। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ इसको लिखो अच्छे से और समझो। हो गया। हाँ भाई हो गया सबका। Yes, sir. यस सर। अब सपोज हमारे पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है। केस 2, सपोज एक रॉड है, ठीक है, इसको ऐसे रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल एम मान लो, लेंथ एल, और इसको बस रखा हुआ है एक स्मूथ सरफेस पे, कहीं पे कोई हिंज नहीं किया हुआ, ठीक है। और एक पार्टिकल है जो कि सपोज यहां से आ रहा है, इसका मास स्मॉल है और ये यहाँ पे आ रहा है। कितना डिस्टेंस अज्यूम करना है सेंटर ऑफ मास से बताओ, उतना ही कर लें, बताओ। हम्म, अरे बोलो। L/4। हाँ L/3. अरे L/2 तो एकदम यहाँ पे आ जाएगा ना, कॉर्नर पे आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको x बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस x, राइट। कोई दिक्कत नहीं, जहां से तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, हो सकता है x की वैल्यू L/2 हो जाए। और तुमको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है e, कोलिजन के लिए तुमको दिया हुआ है e, और स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है सब कुछ। अब बताओ क्या हुआ अगर एक सपोज तुमने फ्लोर के ऊपर पेंसिल रखी हुई है और तुमने एक साइड से किसी बॉल को फेंका, अब बॉल उसके आगे स्ट्राइक हो जाएगी, अब क्या होगा। अब मैं बोलो कि क्या पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नो। स्मूथ सरफेस रखी हुई है, रॉड ने इसको मारा इसने उसको मारा, तो नाउ आई कैन से एफ नेट इज 0। इसका मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हिंज टॉर्क, नहीं किया है क्या? हाँ हिंज नहीं किया है? नहीं नहीं हिंज नहीं किया है, बस रखा हुआ है फ्लोर पे। अगर मैं हिंज कर देंगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना, फिर तो जिस पॉइंट के अबाउट में हिंज किया है उसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम मैंने कंजर्व कर दूंगा मैं। अब ये देखो, अगर किसी सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो क्या उस सिस्टम पे रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 है। बताओ। यस भाई, अगर सपोज मैं इसके सेंटर के ऊपर बैठ गया तो ये जो तुम्हारा मास है इसके ऊपर इसने लगाया यहाँ की तरफ फोर्स, इसने इसके ऊपर यहाँ की तरफ फोर्स लगाया, क्या इसके अलावा कोई फोर्स है। नहीं। नहीं,
तो वेरी गुड, है ना। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में भी देखूं, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी फ्रेम में देख लो, है ना, तो तुम्हारा आंसर यही आएगा। या फिर एक काम करो, इसी पॉइंट के अबाउट बैठ जाओ यार। तुमने क्या किया, अपने ऑब्जर्वर को यहां बिठा लिया, इस पॉइंट पे, इस लाइन के लॉन्ग यहां बिठा लिया ऑब्जर्वर को, तो जो भी फोर्स लगेंगे इसी लाइन के लॉन्ग ना लगेंगे ना दोनों, तो मैं कह दूंगा कि फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी कितना है, जीरो। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, है ना। अब बताओ, आफ्टर कोलिजन पहले मैं करता हूं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता हूं, तो इनिशियली कितना है लीनियर मोमेंटम, सपोज ये वेलोसिटी u है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हाँ mvu, क्योंकि जो रॉड है वो तो स्टेशनरी है। फाइनली पहले बनाते हैं डायग्राम, है ना, बिना डायग्राम के तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो मैंने बनाया कि आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा हो गया, ये मेरे पास में रॉड है, अच्छा क्यों नहीं बना, ठीक है। ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि मुझे पता है किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखने का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनटू टोटल मास। तो सपोज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने बोल दिया vo, और इसका ओमेगा भी होगा ना। सपोज इस पॉइंट के अबाउट में यहाँ की तरफ हो गया तुम्हारे पास में ओमेगा, सपोज वी बोल देते हैं, और ये तो तुम्हारा मास था, इसका वेलोसिटी ये वहां की तरफ उसी लाइन के अलोंग यहाँ पे था ना, इसी लाइन के अलोंग उसका वेलोसिटी सपोज मैंने बोल दिया v1, ये मास का, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। अब बताओ व्हाट इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम, mv1 plus mv1 m और v। प्लस कैपिटल M इंटू v। भाई किसी भी सिस्टम के लिए मैं कह सकता हूँ ना कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन 1। अब क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, एंगुलर मोमेंटम, ओके। हाँ बोलो। उसमें ओके, अब बताओ, ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसके फ्रेम में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसी लाइन पे बैठा हूं मैं जहां था, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल जा रहा है। तो r क्रॉस p क्या बन जाएगा, अगर पार्टिकल की लाइन ऑफ एक्शन वही है जीरो। जीरो, क्योंकि r क्रॉस p के अंदर वो आता है ना कि लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो बन गया। तो मैं लिखूंगा L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो L इनिशियल कितना बन गया, जीरो। L फाइनल की बात करते हैं, अभी भी मेरा ऑब्जर्वर यहीं बैठा है इसी लाइन के अलोंग यहाँ पे ही। तो ये वाला जो मास है इसका तो कितना बन गया एंगुलर मोमेंटम, जीरो, क्योंकि ये तो उसी लाइन के अलोंग जा रहा है, तो जीरो प्लस। अब इसकी बात करते हैं रॉड की, रॉड का एंगुलर मोमेंटम, mvx हाँ भाई देखो, तुम याद करो, ये तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v नॉट है, और ये ऐसे घूम रहा है अपना ओमेगा। मुझे इस पॉइंट के अबाउट में निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो पहले कैसे निकालते थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अब देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का लिखूं, तो सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर जो मेरा डिस्टेंस है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, क्या है, ये है ना x, और r क्रॉस f कहाँ की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो। ये अगर ये मेरा r वेक्टर है, ये मेरा v वेक्टर, तो यहाँ की तरफ आएगा ना r क्रॉस f। तो m कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है,
कैपिटल एम वी इंटू एक्स, क्योंकि मतलब एक्स है ना डिस्टेंस। ओके, अब जो उसका ओमेगा है, ओमेगा उल्टी तरफ है ना उसका, जो वेलोसिटी वाला एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्लॉकवाइज, और जो ओमेगा वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस एम एल स्क्वायर बाई क्या आएगा 12 इंटू ओमेगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एक्स शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, इक्वेशन 2। बताओ क्लियर है? हाँ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट, तो किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि m जो सेंटर ऑफ मास है, पहले उसका एंगुलर मोमेंटम, और फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा, दोनों के अंदर हमको वो देखना है, डायरेक्शन सेंस देखना है। तो अगर मुझे जीरो करना है तो ऑब्वियसली बात है, एक को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज। दो इक्वेशन आ गई। ये कितने वेरिएबल है मेरे पास में, 3, v1 v और ओमेगा। मुझे एक रिलेशन और चाहिए, वो कहां से आएगा, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, इस पॉइंट का वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी u, तो क्या बन जाएगा u। अब बात करते हैं सेपरेशन की। सेपरेशन, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो देखो इसका वेलोसिटी कितना बन जाएगा v प्लस ओमेगा एक्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है और ये अपने ओमेगा से घूम भी रहा है, तो इस पॉइंट का एडिशनल वेलोसिटी कितना बन जाएगा ओमेगा इंटू एक्स। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगा दैट इज v प्लस ओमेगा एक्स माइनस v। दिस इज इक्वेशन 3। अब तुम्हारे पास इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है, सॉल्व करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा बट आंसर आएगा। ओके यस चलो बताओ इसके अंदर कुछ डाउट। देखो ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं और हर क्वेश्चन के अंदर तुमको अलग से सोचना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब कहीं और से कर बस सकते हैं। भाई स्टैंडर्ड पैटर्न है, तुमको सिर्फ देखना है कि कौन सी चीज नहीं है और उस चीज के नहीं होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो रहेगा ही। इन एनी केस यू कैन ऑलवेज गेट वन, वो क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास में एडिशनल क्या बोलते वो वेरिएबल आ रहा है तो यू विल गेट एडिशनल इक्वेशन ऑल्सो। पहले वाले के अंदर हमारा काम है 2 में ही हो गया था, क्योंकि हमें पता था कि प्योर है ना रोटेशन हो रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा था, तो देयर हैज टू बी 3 इक्वेशन, तो मेरे पास वेरिएबल भी 3 है। अब एक चीज आती है, नई चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, नाम सुना है तुमको, स्कूल के लेक्चर में करवाया होगा कभी, हाँ? अबे तुम लोग इतने सुने सुने क्यों बैठे रहते हो, किसी को हवा ही नहीं लगती क्या? नहीं सुनना, क्यों नहीं सुना भाई? हुआ नहीं अभी तक, चालू है मेरे। ओके, तो इंस्टेंटेनियस इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या मतलब होता है इंस्टेंटेनियस? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब किसी इंस्टेंट पे हमें लग रहा है कि वो पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ एन रोटेशन है, मतलब हम सारे के सारे पार्टिकल
उस पॉइंट के अबाउट में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जैसे एक रॉड है, इसको यहाँ पे तुमने फिक्स किया हुआ है और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v1, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v2, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v3, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो इन सारे पार्टिकल्स के लिए ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये सारे पार्टिकल उस पॉइंट के अबाउट में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और ये पॉइंट फिक्स है, तो इसको चाहे तुम इंस्टेंटेनियस बोलो या फिर बोल दो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहेगा। बट सपोज एक रॉड है, इसके पास यहाँ की तरफ तुम्हारे पास दिया हुआ है VO, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है अपने ओमेगा से, तो बताओ, मैं तुमको 4 पॉइंट देता हूँ, ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, सपोज इसका डिस्टेंस है X, इसका डिस्टेंस है Y, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ P इन ग्राउंड फ्रेम, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ Q इन ग्राउंड फ्रेम, क्या होगा, V0 plus omega x और V0 minus omega y। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ Q की, तो Q के लिए जो हमारा ओमेगा में X आएगा वो यहाँ की तरफ आएगा, और इसके लिए कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा ओमेगा इंटू वाई। अब मुझे इसके अंदर V नॉट को ऐड करना है वेक्टरली, तो मेरे पास V ऑफ P क्या आएगा, V नॉट माइनस ओमेगा इंटू वाई, ये क्या बन जाएगा, V नॉट प्लस ओमेगा इंटू एक्स। क्या इस रॉड के नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, वो दोनों ऐड हो रहे हैं। लेकिन ऊपर तो कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है ना जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए, है ना। ये हाँ सर। तभी तो 0 हो सकता है। तो अगर मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है और बाकी सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फिर उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो अ पॉइंट वेयर v नॉट माइनस ओमेगा y इक्वल टू 0, तो y विल बिकम v नॉट बाई ओमेगा, दैट पॉइंट is at rest at that time, and that is instantaneous axis of rotation। मतलब उस पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को लगता है कि सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जैसे इसका और एग्जांपल देता हूँ, प्योर एंड रोलिंग तुमने देखा ही हुआ है, क्या होता है प्योर रोलिंग, सर ऊपर करो ना। एक सेकेंड। हाँ सर। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है v नॉट, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा नॉट से, और तुमको दिया हुआ है ओमेगा नॉट r इक्वल टू v नॉट ना, रोलिंग है। बताओ इसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ एन रोटेशन कहाँ पे है, सर वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों, देखो भाई, ये देखो, ये मैंने लाइन बना दी, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना आता है, यहाँ की तरफ ओमेगा नॉट r प्लस वी नॉट, इसमें क्या बनता है, यहाँ की तरफ वी नॉट और यहाँ की तरफ ओमेगा नॉट इंटू आर। तो ये जो पॉइंट P है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो ये स्टेशनरी होता है ना, तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अबाउट में सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो स्टेशनरी हूं। तो कभी कभी वो एग्जाम के अंदर ये चीज पूछ लेते हैं कि बताओ इस पूरे सिस्टम में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ जो है रोटेशन है वो क्या है।
समझ में आ गया? हाँ भाई, यस ओके। तो अब मैं तुमको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सपोज एक रॉड है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे एक्सिस भी है, बना दिया है मैंने। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वही। किसी इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है, ये हमारे पास में ओरिजिन। और जो इसका ओमेगा है, इसका ओमेगा ऐसा दिया हुआ है तुमको, ओमेगा है इसका v नॉट बाई 4r। तो तुमसे पूछा फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ पे है बताओ। बोरा हाँ, तो पहले तो ये देखो कि पहले ये देखो कि वो होगा कहाँ पे, ऊपर होगा नीचे होगा? नीचे। नीचे। तो मुझे पता है कि नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, v नॉट माइनस ओमेगा, सपोज मैंने बोल दिया एल बोल दिया, ओमेगा एल इक्वल टू 0। तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, v नॉट बाई ओमेगा। तो क्या आएगा, v नॉट बाई ओमेगा 4r, मतलब कि इस पॉइंट से कितना दूर होना चाहिए वो, 4r पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ द रोटेशन है वो कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हो, वो बाहर भी कहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 माइनस 4r, क्योंकि यहाँ पे है ना वो एक्सिस पे नीचे है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा तो उसे लगेगा कि पूरा जो ये जो है ना रॉड, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि इसका खुद का वेलोसिटी तो 0 है। और हमें पता है कि मतलब कि जो एंगुलर वेलोसिटी वाले जो पैरामीटर होते हैं वो तो सबके लिए सेम होते हैं, है ना? तो इस टाइप से हाँ पूछते हैं वो। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के में अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कहाँ पे। चलो तुमको एक एक दो अपने एससीवी के क्वेश्चन ही देते हैं। एससीवी है क्वेश्चन नंबर 86। सबके पास है एससीवी? A solid sphere rolling on a rough horizontal surface, a rough horizontal surface है। लेकिन जो वॉल है पेज वो नंबर स्मूथ है। पेज नंबर 200। ये जो वॉल है ना, ये हमारे पास में स्मूथ है, बट ये जो है ये हमारे पास में रफ है। एक स्फेयर था जो कि प्योर रोलिंग कर रहा है पहले। तो अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा होता है तो उसको नहीं फर्क पड़ता है कि नीचे फ्रिक्शन है कि नहीं, क्योंकि उसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो चलता रहता है। तो सपोज इसका वेलोसिटी है v नॉट और इसका ओमेगा ऐसे है ओमेगा नॉट, ये आगे चल रहा है चुपचाप, ठीक है। जब इसका कोलिजन हुआ यहाँ पे तो हमको दिया हुआ है E इक्वल टू 1, वापस आएगा ये कोलाइड होके, है ना? हाँ भाई। तो उससे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग अगेन। चलो करो।
सॉलिड स्फीयर है क्या? स्फीयर है क्या ये? हाँ स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, मास m, रेडियस r। अरे सब लोग एक बात बताओ, ये सिल्वर हाउस में कौन कौन है तुम में से? हैंड रेस करो, सिल्वर हाउस वाले। दीप, माइक ऑन करो। सर हाँ, कल तुम पीटीएम में क्यों नहीं आए? सर मैं भूल गया अबे, सर। और नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, पीटीएम भूल गए। अभ्यास सेशन में क्यों नहीं आए थे? सर अभ्यास सेशन था। मैंने ग्रुप पे आईडी भी डाला था। अच्छा सर, मैं देखना भूल गया हूँ। कितने बहाने मारता है। ओके, विपुल है क्या? विपुल, विपुल नहीं है, क्लास में भी नहीं है तो नवीन, नवीन माइक ऑन करो। सोहम, सोहम भी नहीं है। उमेश, उमेश मन्ना, उमेश माइक ऑन। हाँ बेटा, तो तुम कल पीटीएम में नहीं आए? सर मैंने कल ग्रुप चैट भी नहीं, ग्रुप देखा नहीं, तो साथ में मेहमान भी आए थे कल। क्या थे कल? सर मेहमान आए थे और मैंने ग्रुप नहीं देखा था कल, इसलिए। बेटा ऐसे मत, और तुम अभ्यास सेशन में भी नहीं आए थे वो अब 2-3 दिन पहले। हाँ सॉरी सर। बेटा ऐसे मत करो, अभ्यास सेशन इसीलिए लगाया गया कि तुम वहां पे 1-to-1 आके बात करो, तुम उसी को स्किप कर देते हो यार। बैठ, अंशुल, नूतन और कौन? आज किस किस का पीटीएम है? आज है ना? हाँ भाई, आज किसका है? 29 को ओलिव हाउस। कौन कौन है ओलिव में?
ओलिव, ओलिव में सारे थाने वाले बच्चे हैं, इसमें कोई है थाने वाले? नहीं, वो सारे एंटी बैच 1 में है। ठीक, ओके। हाँ चलो, इसका आंसर आया। हेलो, अरे किसी का आंसर आया और अप्रोच किया किसी ने कुछ अच्छा सा? ओमेगा का क्या होगा कोलिजन के बाद? तो पहले तो ये बताओ कि उसने बोला इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब क्या हुआ? Velocity of approach is equal to velocity of separation. हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ चेंज हो अप्रोच, जाएगी। है ना, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लेकिन उसके ओमेगा के ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई जो फ्रिक्शन है वो तो यहाँ लग सकता है नीचे, और नीचे की तरफ से कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो जब तुम्हारा स्फेयर यहाँ से वापस जा रहा होगा, मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, इसका जो सिनारियो है वो कुछ ऐसा रहेगा कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो तो कितना हो जाएगा, v नॉट, लेकिन इसका ओमेगा ऐसा ही रहेगा, यही वाला, पहले वाला ही अपना ओमेगा नॉट। और मुझे पता है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, v नॉट बाई आर। अब बताओ कि क्या यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है? अब यस, स्लिपिंग हो रही है। देखो ना, v नॉट और ओमेगा आर एक ही हाँ सर। डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा तो वेलोसिटी कम होएगी और तुम्हारा ओमेगा भी ये हो रहा होगा। तो फाइनली जब स्फेयर आगे जा रहा होगा तो हमारी तो फाइनल जो है सिचुएशन वो कैसी होनी चाहिए रोलिंग में, कि ये हमारे पास में स्फेयर है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ होना चाहिए v, और जो इसका ओमेगा है वो ऐसा होना चाहिए, और अपना ओमेगा कितना होना चाहिए, v बाई आर। ये होना चाहिए सिनारियो। अब देखो, इसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो अगर मैं मेरे ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दूं तो मैं कह सकता हूं ना कि टॉर्क अबाउट ओ कितना है, 0, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइनल, इन दोनों को इक्वल करो और बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ बताओ। अरे अब तो बता दो यार, इतना हिंट दे दिया। एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में 2/3 इसका अगर में। लिखोगे 2/3 नहीं आएगा, 2/5 का फैक्टर आएगा। तो देखो, अगर मैं इनिशियल लिखूंगा एल इनिशियल एल फाइनल, तो एल इनिशियल बन जाएगा m v नॉट आर माइनस 2/5 m आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v नॉट बाई आर, क्योंकि वो तो अपना ओमेगा नॉट था ना। और ये थोड़ा उल्टा है ना, देखो ये जो है इसका डायरेक्शन ऐसा है, v नॉट का ये उल्टा घूम रहा है, तो इसलिए मैंने वो लगाया, माइनस साइन लगाया। आगे देखो, ये भी अपना क्लॉकवाइज, नहीं ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे साइन सेम आएगा, तो m v r प्लस 2/5 m r स्क्वायर
इंटू वी बाई आर का स्क्वायर। नहीं अरे यार स्क्वायर कहाँ कर रहा हूँ, आई ओमेगा होता है ना बस। हाँ। अब यहाँ से तुम्हारे पास में आ जाएगा v का वैल्यू। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी करवाया था यार। कंजर्व कराने वाला हाँ एक क्वेश्चन करवाया था ना मैंने कि एक स्फीयर को रफ सरफेस के ऊपर छोड़ दिया तो बताओ फाइनली उसका हाँ। वेलोसिटी कितना होगा। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो देखो दिस इज आरबीडी ओवर। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, कंप्लीट एससीबी। एससीबी सबसे पहले कंप्लीट करनी है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सॉल्व एग्जांपल हो, एक्सरसाइज हो, जो भी हो। उसके बाद जो तुमको पीडीएफ दिया हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन